So when we talk about infection prevention and control in special units or situations, इससे हमें क्या एक मन में विचार आ रहा है। एक बात हमने कल की स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस की, एक बात हमने की ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस की। तो अभी तक हमने जो बात की उसमें सिर्फ पेशेंट जब तक आया है या हम कोई प्रोसीजर करने जा रहे हैं, दे आर एप्लीकेबल टू ऑलमोस्ट ऑल द सिचुएशंस। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आईसीयू में ज्यादा हो सकती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके मैटरनल यूनिट्स में ज्यादा हो सकती हैं या ओटी में एप्लीकेबल्स हो सकती हैं, या ड्यूरिंग सम स्पेसिफिक प्रोसीजर्स दे आर एप्लीकेबल। So now we are going to talk about these infection prevention and control in special units or situations. So here I'll be talking about these practices, implementation of these practices in surgical units, ICU, maternal and neonatal units, OPD, dialysis, clinical laboratory, immunocompromised patients, and how we should modify or adapt to our IPCs during epidemics and pandemics. Next, please. So IPC in surgical units. So we all know about this thing. There are few people from surgery here. Where is, Dr. Ajay? So surgical units में what all precautions we are taking? In surgical wards, ma'am, as all the PGs are instructed to follow all the precautions while doing any surgical procedure, minor procedure that we do in the ward, like dressings of the patients and catheterization and RT insertion and Foley catheterization insertion, and all the minor procedures are done by following all the aseptic precautions, and ma'am, they follow all the aseptic precautions. Very correct. Whenever we are talking about surgical units, so the first thing is कि आपका जो OT process है, तो ऑपरेशन थिएटर के सेटिंग्स, ऑपरेशन थिएटर का मेंटेनेंस, क्लीनिंग, इसके अलावा जो हम एंटीसेप्टिक प्रोसीजर्स कर रहे हैं उनके लिए जो हमारा हैंड हाइजीन है, सर्जिकल हैंड स्क्रब, सो ऑल दीज थिंग्स आर स्पेशल। अभी तक जो हमने हैंड हाइजीन की बात की वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। आपने एक पेशेंट देखा आके, उस प्रॉपर 7 मूवमेंट्स जो आपको 7 जगह कैसे कैसे उसको करना है 40 सेकेंड्स के अंदर आपका होना चाहिए, 40 to 60 seconds, so that is applied to everyone. But when we are talking about OT process, can we do with that? No. Surgical scrub is going to be different. So that is how in these special situations, पहली चीज कि हमको सर्जिकल हैंड एंटीसेप्सिस, यहां पर आप देखेंगे हैंड हाइजीन नहीं बोल रहे हैं हम, यहां हम बोल रहे हैं सर्जिकल हैंड एंटीसेप्सिस, जो कि यूजिंग अ सूटेबल एंटी माइक्रोबियल सोप। तो कोई भी नॉर्मल सोप हम यूजुअली यूज नहीं कर रहे हैं, वी हैव टू हैव सम एंटी माइक्रोबियल सोप एंड अल्कोहल एंड नहीं और, so either soap and water or alcohol based hand rubs before donning sterile gloves. तो gloves जब आप sterile पहनने जा रहे हैं उसके पहले आपका hand asepsis antisepsis होना बहुत जरूरी है, that too in a very proper way. ये कम से कम 5 मिनट होना चाहिए, वहां हम 40 से 60 सेकंड कर रहे थे, तो 5 गुना अधिक समय हम इसको इसमें लगाना है। फिर जो आपका ये हैंड स्क्रब करने के बाद में हैंड शुड बी कैप्ड अप। क्यों? पानी आपका नीचे ड्रेन हो जाए, पानी आपका, क्योंकि ये आपका कंटामिनेटेड एरिया है। एल्बो इज नॉट सब्जेक्टेड टू एंटीसेप्टिक प्रोसीजर, तो एल्बो हमने क्योंकि क्लीन नहीं किया है, तो अगर हम हाथ ऐसे करेंगे तो एल्बो से कंटामिनेटेड वाटर विल कम डाउन टू आवर हैंड्स, सो वी आर सपोज टू कीप आवर हैंड्स लाइक दिस। उसके बाद में एब्डोमेन, तो ये हमारी बात हुई हैंड प्रिपरेशन, सर्जिकल हैंड्स प्रिपरेशन, या whosoever is going to assist the surgery. तो जो भी उस सर्जिकल प्रोसीजर में एंटर हो रहे हैं, as a first surgeon, as an assistant surgeon, or as the assisting team, everybody has to go through that procedure, right? Then
एब्डोमेन का अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो शायद पहले उसको शेव किया जाता था, बट नाउअडेज शेविंग इज नॉट रिकमेंडेड. क्यों? Yeah. So it causes some minor abrasions which may not be visible, and through that जो हमारा commensal flora है that might gain entry into the site. तो उसकी जगह आजकल clippers, clippers अपने यहाँ है क्या? नहीं, अभी shaving ही होता है. So that we can recommend कि भाई हमारा HICC की तरफ से ऐसा recommendation है और ऐसा national guidelines है. Is it very expensive? I have no idea about that. Achha, no idea. Okay. Anybody is having idea from surgical side, like from gynae or ENT? No. No. Okay. Anyway, so whatever it is, even if it is expensive or so, we can think of some way by which it can be taken in our protocols. Then this is important to maintain a sterile field. आप आसपास का भी आपको ड्रेप्स लगाना है, स्टेराइल ड्रेप्स. आप उसके बिना सर्जरी नहीं करेंगे. ऐसा नहीं कि आपने पार्ट प्रिपरेशन कर लिया और उससे आप शुरू हो गए. Only sterile objects and persons in surgical attire are allowed within this field. मैं जा रही हूँ, आप सर्जरी करना है, I want to talk to you. Can I enter like this? No. So I have to change into, if it is a dire emergency and I actually want to talk to you, I have to change into that surgical attire. I have to go through all that antiseptic process and then only I can enter inside the OT. Next, please. So this is about the personnels, how they should be prepared for entering inside. Okay. And how the patient should be prepared before taking in. Then cleaning and disinfection. तो क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन हमको एनवायरमेंटल क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन भी चाहिए है. क्लीन ऑपरेटिंग एनवायरमेंट इज एसेंशियल टू प्रिवेंट सर्जिकल साइट इन्फेक्शन. तो वहां कोई डस्ट नहीं होना चाहिए. जो लिंट होता है जिन टेक्सटाइल्स में, जैसे रोए होते हैं, वो चीजें हमको यूज नहीं करना है ना. फ्लोर मॉप्स, ड्राई मॉपिंग इज नॉट रिकमेंडेड. ड्राई मॉपिंग अगर करेंगे तो डस्ट पार्टिकल्स कैन सेटल ऑन द हायर सर्फेसेस. ओटी टेबल है, ओटी ट्रॉली है, तो वहां पर सेटल हो सकते हैं. क्लीनिंग डेली होना चाहिए, बिफोर फर्स्ट सर्जरी, आफ्टर ईच सर्जरी एंड एट द एंड ऑफ द डे. इन बिटवीन सर्जरीज कई बार उतना थरो क्लीनिंग पॉसिबल नहीं होता है, एज फार एज आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डिस्कशन टिल नाउ, बट एटलीस्ट टेबल एंड ट्रॉली दे शुड बी क्लीन प्रॉपरली. मोरओवर हमारा जो उसमें सीक्वेंस ऑफ केसेस रहे वो आपका क्लीन टू कंटामिनेटेड रहे. लाइक इन्फेक्टेड पेशेंट को हम लास्ट में ले लेंगे, क्लीन पेशेंट को हम पहले ले लेंगे. सो दैट वेज इट कैन बी सॉर्टेड आउट. क्लीनिंग में आपका टेबल, लाइट, फर्नीचर, इक्विपमेंट, विंडो सेल्स, लेजेस, स्क्रब रूम्स एंड सिंक्स. तो even sinks should be cleaned properly. Many a times we have seen that there have been taken some swabs for OT cultures or for surveillance cultures. Sink से जब भी लेके भेजते हैं, सिंक में हमेशा स्यूडोमोनास ग्रो करता है. This is my personal experience. So now you can think of जो हम कल बात कर रहे थे कि स्यूडोमोनास एरोजिनोसा is a very notorious organism. और बेचारा इतना सीधा साधा सा ऑर्गेनिज्म है कि वो पानी में भी ग्रो कर जाता है, वो सेवलॉन में भी ग्रो कर जाता है. उसको कुछ चाहिए ही नहीं है ग्रो करने के लिए, बस एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट चाहिए थोड़ा सा, और सब कुछ वो नेचर से लेके अपने आप ग्रो करता रहता है. तो वैसे तो वो बहुत ही बेचारा डोसाइल सा है, लेकिन उसके कारण से प्रॉब्लम क्या है, वो रेजिस्टेंस भी एक्वायर बहुत जल्दी करता है और बहुत सारे ड्रग से रेजिस्टेंट हो जाता है. तो उस सब में आपका क्या हुआ कि चाहिए उसको कुछ नहीं ग्रो होने के लिए, और वो सब कुछ ले लेता है, और जो ले लेता है वो दे भी देता है. तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ले लेता है, इन्फेक्शन भी जल्दी से हो जाता है, ग्रो भी जल्दी से हो जाता है, और एंटीबायोटिक्स से उसको बहुत लगाव नहीं है, वो उसके बाद भी ग्रो करता रहता है. तो स्यूडोमोनास एरोजिनोसा ऐसा है. तो अगर हमें देखना है तो कितना थॉरो क्लीनिंग की जरूरत है. कोई भी मॉइस्ट कॉर्नर्स हैं, कोई भी डैम्प एरियाज हैं, सिंक सबसे ज्यादा डैम्प आपको मिलेंगे. तो दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि उन सबका क्लीनिंग भी ध्यान रखना जरूरी है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेबल और ट्रॉली का क्लीनिंग हो गया एंड इट विल डू. नो, cleaning has to be very, very, very proper. And I think no one can better understand this than an orthopedician.
मीन्स सर्जरी एसोसिएटेड इन्फेक्शंस, बाकी सर्जन्स तो शायद थोड़ा बहुत झेल भी ले, बट एन ऑर्थोपेडिशियन कैन नॉट डू विद दिस. हड्डी में एक बैक्टीरिया छोड़ा एंड गया. एम आई करेक्ट सर? सो ऑर्थोपेडिशियंस जैसे बोलते हैं ना कि किसी चीज से डर नहीं लगता, सिर्फ वो हड्डी के इन्फेक्शन से डर लगता है. सो दैट काइंड ऑफ कंडीशन इज देयर. और उस लेवल का हमको, क्योंकि मैंने जहां भी देखा है, आई थिंक ऑर्थो ओटीज आर द मोस्ट प्रोटेक्टेड थिंग्स. जैसे वो 7 तालों के अंदर वाला प्रोसीजर ज्यादातर ऑर्थो ओटीज में पुराने जमाने से चला आ रहा है. बाकी जगह में शायद ये कंसेप्ट बाद में आया. तो मीन्स दैट काइंड ऑफ एसेप्सिस, दैट काइंड ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रैक्टिसेस वी नीड टू टेक. और उसके अलावा जो थॉरो क्लीनिंग है ओटी का, वो एटलीस्ट वंस अ वीक होना चाहिए. राइट, नेक्स्ट प्लीज. ओटी के कंपोनेंट्स, ओटी में क्या क्या काम होता है सर्जरी के अलावा? एनीबडी फ्रॉम ओटी नर्सिंग स्टाफ? काफी लोग हैं ओटी से. सर्जरी तो होती ही है, सर्जरी के अलावा और क्या क्या काम होता है? नहीं, माइनर प्रोसीजर्स भी होते हैं. मतलब बेसिकली एक काम है कि पेशेंट अंदर हो गया, पेशेंट का सर्जिकल प्रोसीजर जो कुछ भी हुआ, एंड देन स्टिच एंड आउट. उसके अलावा और क्या क्या चीजें वहां हो रही हैं? आपको कुछ कुछ चीजें वहां स्टोर भी करना है, क्लीन भी चीजें स्टोर करना है. पेशेंट का सैंपल निकला उसको भी ठीक से रखना है. जितना आपका बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हुआ वो भी वहां जनरेट हो रहा है. क्लीनिंग प्रोसेस भी होगा, ट्रांसफर प्रोसेस भी होगा. सो बहुत सारी चीजें हो रही हैं वहां पे एक साथ. उसके पहले जो स्क्रब एरिया है वहां स्क्रबिंग भी हो रहा है. आपका जो स्टेराइल डिपार्टमेंट से सामान आया है उसको आपको वहीं पे स्टोर भी करना है. यू कैन नॉट रश टू CSSD इमीडिएटली, यू हैव टू स्टोर इट ऑल्सो. तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ओटी में आपके क्या क्या चीजें हो रही हैं कि पेशेंट को भी आप प्रिपेयर कर रहे हो सर्जरी के लिए और सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हो, नंबर 1. नंबर 2, इक्विपमेंट क्लीनिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टेरिलाइजेशन, जो CSSD में होता है लेकिन उसको लाके आपको स्टोर भी करना है. इसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी होते हैं, वॉश एरियाज होते हैं, वेस्ट डिस्पोजल एरियाज होते हैं. तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ओटी में हमारे 100% स्टेराइल जोन्स भी होना चाहिए और कुछ अनक्लीन जोन्स भी होते हैं जो कंटामिनेटेड एरियाज हैं. सो दे आर वेरिएबल फ्रॉम अ कंटामिनेटेड टू स्टेराइल जोन. नेक्स्ट प्लीज. तो इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगी स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट ऑफ ओटी पे. मेन चीज इसमें यह है कि हमें जो क्लीन एरिया है उसको अलग रखना है और जो कंटामिनेटेड एरिया है उसको अलग रखना है. फ्लो ऑफ पीपल शुड बी फ्रॉम क्लीन टू कंटामिनेटेड. जो कंटामिनेटेड में चला गया वो वापस क्लीन में नहीं आए. ठीक है. दूसरी चीज, तीसरा जो हम कल वेंटिलेशन की बात कर रहे थे, नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, कुछ इसके बारे में आप समझे कि क्या इससे हम समझते हैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन और नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन से? बहुत सीधी सी चीज है, बहुत बहुत बेसिक बात है. पॉजिटिव प्रेशर मतलब ज्यादा प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर मतलब कम प्रेशर. तो हवा कहां से कहां फ्लो होगी? हाई टू लो, हाई टू लो. तो लो आप कहां रखोगे? जिसका इम्यून पावर कम है, नो, उसको पॉजिटिव में रखेंगे. बेसिकली जहां आप उसको सेफ रखना चाहते हैं, जिस चीज को, उसको आप पॉजिटिव प्रेशर में रखोगे. जिसमें आप चाहते हैं कि बाहर की हवा यहां ना आए, ठीक है, उसको पॉजिटिव प्रेशर में रखोगे ताकि वहां से जो भी कुछ आपका वेंटिलेशन है वो बाहर की तरफ हो. नेगेटिव में किसको रखोगे? जहां आप खुद को सेफ रखना चाहते हैं और आप उसको अपनी तरफ नहीं आने देना चाहते या दूसरी तरफ नहीं आने देना चाहते. जैसे कोविड, वहां पर आइडियली पेशेंट शुड बी आइसोलेटेड इन नेगेटिव प्रेशर. या टीबी लैब्स हैं या कोविड लैब्स हैं, तो जो भी ऐसे आपके BSL 3 लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं जहां हम डील कर रहे हैं, वहां पर हमको नेगेटिव प्रेशर चाहिए कि बाहर की हवा तो वहां आ जाए, लेकिन वहां की हवा जो निकले तो वो फिल्टर से होकर के बाहर निकले. वो ऐसे बाहर नहीं जाए, हवा आएगी तो जाएगी तो ना, लेकिन बाहर वो जो निकलेगी वो आपके हेपा फिल्टर से होके निकलेगी. सो वेरी सिंपल थिंग. पॉजिटिव प्रेशर कहां होगा और नेगेटिव प्रेशर कहां होगा? तो नेगेटिव में आप कंटामिनेटेड चीजें रखेंगे
पॉजिटिव में आप क्लीन चीजें रखेंगे और जिनको आपको सेफ रखना है उसको रखेंगे। तो ओटी में पॉजिटिव प्रेशर होना चाहिए, यस। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स कहाँ होने चाहिए? पॉजिटिव में होने चाहिए। जो आपके पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं वो पॉजिटिव प्रेशर में होने चाहिए। नेगेटिव कहाँ होना चाहिए? जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं, टीबी आइसोलेशन आप कर रहे हो, कोविड आइसोलेशन आप कर रहे हो, कोई भी कंटामिनेटेड चीज जहां पर है, लैब में हम काम कर रहे हैं जिस भी जो BSL-3 लेवल का लैब है, वहां नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए। तो कई बार क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, हमें क्या करना प्रेशर से, लेकिन दैट इज इंपॉर्टेंट। इफ वी आर वर्किंग इन दैट सेटअप वी हैव टू मॉनिटर दैट प्रेशर गेज डेली, राइट? सो ओके, उसमें चेंज नहीं हुआ। सो देयर आर वेरियस जोन्स एंड उन वेरियस जोन्स में सेपरेट एंड क्लियरली डिफाइंड functional and decontamination areas are required to maintain effective barriers for infection control. तो इसमें एयर प्रेशर भी इन्वॉल्व है और उनका फिजिकल सेपरेशन भी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट हो गया। सो अनदर थिंग इज, तो पहली चीज हुई फिजिकल, आपका पर्सनल का केयर, दूसरा हुआ आपका एनवायरमेंट और ओटी का क्लीनिंग एंड एवरीथिंग, तीसरा हुआ सर्जिकल जो भी आप प्रोसीजर कर रहे हैं उसके पहले सर्जिकल एंटीमाइक्रोबियल प्रोफिलैक्सिस। इसमें हम लोग क्या पॉलिसी फॉलो करते हैं? आई जस्ट नीड टू नो। Actually, I don't know. Sir, would you like to? प्रिपरेशंस होता है पेशेंट का। वन इज एंटीबायोटिक, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक रहते हैं, फिर ड्रेस चेंज होता है बिफोर गोइंग टू द ओटीज, देन इन द जस्ट आउटसाइड द ओटी वी गिव द पार्ट्स प्रिपरेशंस, एंड देन we do the part preparation, surgical scrubbing and all that. So that way. No, I just need to know about policy regarding surgical antimicrobial prophylaxis. Do we have any policy, departmental policy, or apart any from protocol? prophylactic antibiotic dose, nothing as such. No, which antibiotic, for how long, how many doses, when to give it? Just in the morning before the surgery, we give 1 dose of this mix of gram positive and gram negative coverage. So we give 1 dose in the morning and then 1 dose just at the time of surgery. And then we continue it for at least 3 to 4 days. You continue it for 3 to 4 days. Right. So that may be a, thank you sir. So that may be a departmental policy, but whatever is recommended, what is recommended, it's recommended that we should give just a single dose of antimicrobial as per the institutional policy, and this antimicrobial should be given at a time जिससे कि उसका टाइमिंग जब हम इंसिजन दे रहे हैं उस टाइम पर उसका सीरम कॉन्सेंट्रेशन इज हाईएस्ट, इज इन फेज ऑफ मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी, राइट? तो इतना हमको लंबा कवरेज देने की आइडियली आवश्यकता नहीं है एज अ सर्जिकल एंटीमाइक्रोबियल प्रोफाइलैक्सिस, अनलेस इट इज इंडिकेटेड। इफ इट्स अ इन्फेक्टेड केस और there are some indications of infections post-op, then we may continue it for 3 to 4 days or maybe 5 days or whatever the course of infection is according to that. So surgical ये जो है before the surgical incision when indicated, based on the half life of the antibiotic and hospital antibiotic policy. दूसरा initial dose जो देना है हमको, that should be given by IV route, administered within 2 hours of the first incision. क्योंकि बैक्टीरियासाइडल जो कॉन्सेंट्रेशन है उस ड्रग का उस समय हाईएस्ट होगा सीरम में। कंप्लीशन ऑफ ऑपरेशन के बाद में प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट शुड बी एजुकेटेड टू ऑन, पेशेंट मीन्स देयर रिलेटिव्स एंड अटेंडर्स, दे शुड बी एजुकेटेड ऑन हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस वुंड पोस्ट ऑपरेटिवली, मीन्स इंसिजन साइट, पर्सनल हाइजीन. अगेन दे शुड बी मेड अवेयर ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एनी इन्फेक्शन, व्हेन टू रिपोर्ट, होम टू रिपोर्ट, ऐसा हो तो तुरंत बताना है ना? तो ये सब चीजों के बारे में पेशेंट को एजुकेट करना इज अ मस्ट. पता चला पेशेंट ने सोचा हल्का हल्का बुखार आ रहा है, थकान लग रही है, कुछ नहीं, हल्का सा दर्द है, हल्की सी सूजन है, हल्का सा लाल हो गया. नो, दे आर अलार्मिंग साइंस.
So they need to be made aware of कि अगर ऐसा कुछ होता है तो you have to come back. You have to report immediately, even after discharge. So this kind of patient education is very important to monitor the SSI, surgical site infection. और ये अभी बाद में आएगा HAI का सर्वेलेंस कैसे करते हैं. तो उसमें जब हम बात करते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस के सर्वेलेंस की, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि पेशेंट्स डू नॉट रिपोर्ट बैक. डेफिनेशन के हिसाब से 30 डेज के अंदर अगर हो रहा है तो दैट इज कंसिडर्ड एज SSI. लेकिन पेशेंट से उस चीज का फीडबैक लेना, रिपोर्ट लेना इज द बिगेस्ट चैलेंज. And that can be overcome by appropriate patient education. Okay. Next, please. So these are certain guidelines which are there from WHO for prevention and treatment of maternal postpartum infections. Because maternal postpartum infections are also very important aspect, and they are means contributing much to the maternal morbidity and many a times mortality also. Right. So next, please. Then we are going to talk about IPC in intensive care unit. ICU में आपका जो पेशेंट है that is already having a low GC, तो उनको इन्फेक्शन होने का खतरा 5 से 10 गुना बढ़ जाता है. Compromised defenses are there due to various invasive devices. बहुत सारे डिवाइस लगे हैं, सेंट्रल लाइन भी लगी है, कैथेटर भी लगा है, पेशेंट वेंटिलेटर पे भी हो सकता है. तो बहुत सारे उनके पास पोर्ट्स हैं जिनके थ्रू इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसके अलावा इम्यूनोसप्रेशन भी है. एक साथ बहुत सारे क्लिनिकल कंडीशंस हैं, कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटिक हो सकता है, हाइपरटेंसिव हो सकता है, किडनी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है. सो देयर कुड बी लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ विच द पेशेंट्स आर लैंडिंग इनटू ICUs. बैक प्लीज, प्रीवियस वन. अच्छा, इधर अलग चल रहा है, इधर आगे अलग चल रहा है. पल्लवी, यू जस्ट या. So there is high risk of immunosuppression and comorbidities, and exposure to broad spectrum antibiotics is also there. जो मैंने बताया कि कैसे we are acting as an amplifier, क्योंकि हम already broad spectrum antibiotics पे patient है because of some infection or something, तो उसके कारण से उसमें MDR के chances भी बढ़ जाते हैं. MDRO means multi drug resistant organisms. तो इन चीजों को कम करने के लिए अगर हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस अप्लाई कर रहे हैं तो that is going to reduce the risk of transmission from one patient to another. Cross infection सुना है आप लोगों ने? So cross infection is what? एक पेशेंट को इन्फेक्शन था जो दूसरे को गया. कैसे क्रॉस हुआ वो? उसने इस पेशेंट से इस पेशेंट तक की दूरी कैसे क्रॉस की? With help of us as healthcare providers. Clinicians के स्टेथोस्कोप, थर्मोमीटर्स, right? पेपर्स, बेड साइड पेपर रखा, वही पेपर लेके अगले बेड साइड चले गए. सो देयर आर लॉट ऑफ व्हीकल्स वी आर कैरिंग एंड वी आवरसेल्व्स आर एक्टिंग एज व्हीकल. उनको हम गाड़ी दे दे रहे हैं कि चलो बैठो, हम छोड़ के आते हैं, है ना? तो हमको वो गाड़ी का काम नहीं करना है. वी आर देयर टू प्रोवाइड द हेल्थ केयर. वी आर नॉट देयर टू प्रोवाइड लिफ्ट टू मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स as a transport mechanism. ठीक है? तो अगर हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशन यूज करेंगे तो हम इन सब चीजों से बच सकते हैं. और उसके अलावा ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस तो अप्लाई करना ही है जहां भी हमको रूट ऑफ ट्रांसमिशन पता है. रेस्पिरेटरी पेशेंट है, उसको अलग जगह आइसोलेट कर दें ताकि हमारा एयरबॉर्न या ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस जो कुछ भी है उनको अकॉर्डिंगली फॉलो करना है. हमको पता है कि यहाँ पे हमको एयरबॉर्न प्रिकॉशन लेना है, यहाँ हमको ड्रॉपलेट प्रिकॉशन लेना है, तो वी कैन बी इक्विप्ड अकॉर्डिंगली. कोविड में सब लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस की. नेक्स्ट प्लीज. तो जब हम बात करते हैं कि IPC फॉर इंसर्शन ऑफ डिवाइसेस, इस पे डॉक्टर कुमकुम अभी लास्ट में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं. इसमें जब हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्किन प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ एंटीसेप्टिक एजेंट. स्किन प्रिपरेशन हैज टू बी प्रॉपर. दैट कैन नॉट बी टेकन कैजुअली इवन इफ दिस इज अ वेरी लो रिस्क प्रोसीजर. सबसे लो रिस्क प्रोसीजर क्या है? इंजेक्शन, सिंपल इंजेक्शन, है ना? फ्लेबोटमी, ड्रॉइंग अ ब्लड, विच वी आर डूइंग. मतलब आप लोग तो इतने एक्सपीरियंस्ड है, मुझे लगता है दिन भर में 50-60 ब्लड तो ले ही लेते होंगे. वार्ड में जितने पेशेंट्स हैं, किसी का 2 बार टेस्ट होना है, किसी का कुछ होना है, कहीं इंजेक्शन लगना है, कहीं कुछ करना है. दिन भर में आई थिंक 50 से 100 ऐसे प्रोसीजर आप लोग कर लेते होंगे एक ड्यूटी में, इंजेक्शन और ये मिला करके.
तो अगर आप वो 100 प्रोसीजर कर रहे हैं जिसको कि हम बहुत ही डे इन डे आउट टाइप का प्रोसीजर मानते हैं और लो रिस्क प्रोसीजर मानते हैं, उसमें भी हम स्किन प्रिपरेशन को इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं करना है. तो क्रॉस कंटामिनेशन एट द साइट ऑफ इंसिजन शुड बी रिमूव्ड बिफोर एंटीसेप्टिक स्किन प्रिपरेशन. तो जब आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके पहले ग्रॉस कंटामिनेशन को आपको रिमूव करना है, और HICC के हिसाब से जो भी आपके पास रिकमेंडेड है ऐसे आपको एंटीसेप्टिक्स यूज करना है, विच में इंक्लूड एल्कोहलिक क्लोरहेक्सिडिन एंड पोविडोन आयोडीन. डिवाइसेस को जब आप हैंडल करेंगे उसमें नो टच टेक्निक होना चाहिए. ऐसा नहीं कैथेटर डालना है, खोला और पहले बेड पे रख लिया और उसके बाद लगा रहे हैं. सो वो रैपर में रहते हुए ही यू हैव टू यूज सच टेक्निक कि रैपर से सीधे पेशेंट में आप उसको इंसर्ट कर सकें विदाउट पुटिंग इट हियर एंड देयर. और अगर रखना भी है तो आप उसी स्टेराइल पैक में रखते हैं, है ना. तो यू हैव टू टेक ऑल दोज केयर्स. प्लीज नेक्स्ट प्लीज. आईसीयू के फुटवेयर अलग होना चाहिए आपके. क्लोज टोड शूज होने चाहिए, उनको रेगुलरली आप क्लीन करें. आईसीयू फुटवेयर वहां से बाहर नहीं जाए. आईसीयू में जाते हुए पहन तो लेते हैं, आते हुए भूल जाते हैं. पता चला बाहर तक आ गए, गाड़ी तक देखा ये आ गए, फिर वापस जाके आईसीयू में रखा है, फिर अपने पहना है. होता है ऐसा. सो दैट शुड बी किसी भी तरह से उसको आपको रिमाइंड करना है. आपको जहां चाहे पोस्टर चिपकाना है, लाल से, नीले से, पीले से, जिससे चिपका सके, जिससे याद रख सके. बट दैट शुड नॉट हैपन. और अगर ऐसा कभी हुआ है तो उन फुटवेयर्स को प्रॉपरली क्लीन करने के बाद ही वापस रखें. एज इट इज सड़क से जाकर के वापस वहां पे आईसीयू में छोड़ के और दूसरे पहन के नहीं आ जाए. राइट क्योंकि ये चीज लगभग आई थिंक सबके साथ हुई होगी और होती है, वंस इन अ वाइल तो होती ही है. तो उस चीज को भी बहुत हमको ध्यान रखना है. और जो फुटवेयर हैं वो भी सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही पहने. ऐसा नहीं है कि कोई भी आ रहा है और अपना पहन के चला जा रहा है. जो ड्यूटी पे लोग हैं, जो प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं, वही लोग उन्हीं फुटवेयर को पहन करके अंदर जाएं. इट्स नॉट दैट कि एनीवन कैन एंटर इनसाइड एंड वेयर दोज एंड गो इनसाइड. तो स्किप नेक्स्ट प्लीज. तो इसके बाद जो बात हो रही है प्रिवेंशन ऑफ डिवाइस एसोसिएटेड इन्फेक्शंस की, इसमें कुछ कुछ बंडल अप्रोच बताए गए हैं. बंडल अप्रोच का सिर्फ ये मतलब है कि जब भी आप कोई एक प्रोसीजर कर रहे हैं, उस प्रोसीजर से रिलेटेड कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, उनको एज अ बंडल, मतलब वो पूरा बंडल आपको फॉलो करना है. तो उसके बारे में डॉक्टर कुमकुम आपको आफ्टरनून में पोस्ट लंच सेशन में बताएंगे. नेक्स्ट प्लीज. अभी 4-5 स्किप कर दो स्लाइड्स. हाँ, केयर बंडल्स वाले. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, वन मोर, नेक्स्ट. तो उसमें कुछ इंसर्शन बंडल्स हैं, कुछ मेंटेनेंस बंडल्स हैं. दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन. तो ये बात हमने की आईसीयूज की, ये बात हमने की ओटीज की. फिर अगर हम बात करें मैटरनल यूनिट्स की एंड नियोनेटल यूनिट्स की, तो प्रिवेंशन ऑफ न्यूबॉर्न एंड मैटरनल इन्फेक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी इज द मेन ऑब्जेक्टिव. इस ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो वेजाइनल डिलीवरी के दौरान भी हमको प्रिवेंशन करना है, उस समय भी हमको ध्यान रखना है. क्लीनलीनेस बहुत जरूरी है. Particular attention should be given to having clean hands, clean perineal area and clean umbilicus. बेबी को इन्फेक्शन के चांसेस अम्बलाइकस से हैं मेनली. पेरिनियम से इन्फेक्शन के चांसेस मदर को हैं, और दोनों ही चीजें कौन हैंडल कर रहा है? हैंड्स. तो क्लीन हैंड्स, क्लीन पेरिनियम एंड क्लीन अम्बलाइकस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पेरीपार्टम केयर. यूज स्टेराइल सर्जिकल ग्लव्स, स्टेराइल वाटर रेजिस्टेंट गाउन, rubber plastic apron, mask with eye shields and boots, क्योंकि at times there are splash, so we have to keep ourselves safe from those splashes. Instruments भी sterile होने चाहिए, और सबसे important चीज जो हेल्थ केयर वर्कर बेबी को रिसीव करने वाले हैं, उनको भी अपने हैंड्स को sterile करना है ना. हैंड्स को भी sterile करना है, और जो टॉवल है that should be clean and dry, जिसमें कि बेबी को रिसीव करना है. नेक्स्ट प्लीज. तो ये सब तो खैर आप लोग डे टू डे बेसिस पे प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, बट अगेन दिस इज जस्ट, ये मैंने बोला ना, 2 दिन का पूरा प्रोसेस, इसमें कुछ भी हम नया डिस्कस नहीं कर रहे हैं. सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे बात है कि कैसे हम इन चीजों को और मेटिक्यूलसली अप्लाई कर सकें और मेटिक्यूलसली इंप्लीमेंट कर सकें. सो दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वर्कशॉप. वी आर नॉट गोइंग टू टीच एनीथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड और एनीथिंग न्यू कि हमने कुछ डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कुछ नया पढ़ाने वाला है. ठीक है. फिर सीएस जब हो रहा है तो उस समय कैसे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है.
तो WHO ने एक चेकलिस्ट ऑफ पॉसिबल सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस एक है, तो उसके हिसाब से आप उसमें पहले असेस कर लें कि क्या ये रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है उस चेकलिस्ट के हिसाब से. उन रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस आप ले सकते हो. Cesarean section should be performed using all the precautions and procedures as recommended for surgery. Again, यहाँ पर भी आपको सर्जिकल एंटीमाइक्रोबियल प्रोफाइलैक्सिस देना है आधे से 1 घंटा पहले सर्जरी के इंसिजन देने के. कॉर्ड क्लैंपिंग के बाद देने के या उसके टाइम पर देने का कोई पॉइंट नहीं है. जो देना है आपको तो इंसिजन के आधे से 1 घंटा पहले देना है. कॉर्ड क्लैंपिंग के साथ उसका टाइमिंग मैच करने की आवश्यकता नहीं है. अगेन द प्रिंसिपल बिहाइंड दैट इज कि इंसिजन से लेके कॉर्ड क्लैंपिंग तक का टाइम आपका उसके मैक्सिमम बैक्टीरियासाइडल कॉन्सेंट्रेशन से मैच होना चाहिए. राइट, सो दैट शुड कोइंसाइड. नेक्स्ट प्लीज. तो इस तरीके से सर्जिकल सेफ्टी की एक चेकलिस्ट है जो WHO ने प्रोवाइड की है एट द टाइम ऑफ साइन इन. मतलब जब इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया होने वाला है उसके पहले चेक करेंगे वे पेशेंट वही है कि नहीं है, क्या सर्जरी होना है वो आपने क्लियर किया कि नहीं किया, फिर साइट मार्क हुआ कि नहीं हुआ, एनेस्थीसिया सेफ्टी चेक है कि नहीं. सो ऑल दोज प्री ऑपरेटिव थिंग्स दे शुड बी चेक्ड. फिर टाइम आउट, जब स्किन इंसिजन के पहले भी आपको एक बार चेक करना है. टीम विल डिस्कस किसका क्या रोल है, क्या कितना सामान है, तो ये सब आप लोग रेगुलरली करते ही होंगे, फॉलो करते ही होंगे. उसके बाद में बिफोर पेशेंट लीव्स ऑपरेटिंग रूम तो मॉप काउंट होना है, आपका क्लीनिंग प्रॉपर हुआ कि नहीं, स्पेसिमेन अगर कुछ बायोप्सी स्पेसिमेन है जाना है तो वो ठीक से रखा है कि नहीं रखा है. सो एवरीथिंग हैज टू बी डिस्कस्ड एंड टेक्ड इन दिस चेकलिस्ट. नेक्स्ट प्लीज. तो ये बात हुई आपका मैटरनल सर्जरी से रिलेटेड और इवन इट अप्लाइज टू जनरल सर्जरीज. फिर आईवी फ्लूइड जब हमको नियोनेट्स में देना है, एनीवन फ्रॉम पीडियाट्रिक्स? आई जस्ट वांट टू टॉक टू तो आप लोग के यहाँ क्या प्रैक्टिस है आईवी फ्लूइड जब नियोनेट्स को देना है? नियोनेटल आपके पास बॉटल्स अवेलेबल हैं स्मॉल वॉल्यूम या बड़े बॉटल से, तो कैसे देते हैं उसको? पीडियाट्रिक ड्रिप सेट आते हैं तो 500 ml वाली जो बॉटल रहती है उनसे पीडी सेट में डाल के फिर लगाते हैं. सो दिस इज समथिंग विच इज नॉट रिकमेंडेड. कारण इसका आई थिंक डॉक्टर साहब कैन टेल मी बेटर. सेप्सिस ने यस डायरेक्ट जैसे अपन ट्रांसफर करते हैं वो रिकमेंडेड नहीं रहता है. जनरली ऐसा रहता है कि आपको जो 500 ml वाली बॉटल है वो अटैच करनी है हायर उस पे, और जो आपका पीडियाट्रिक ड्रिप सेट है वो लोअर रखना है, और उसका कंटिन्यूस फ्लो मेंटेन रहता है, और ग्लव्स और पूरा स्टेराइल करके, और ये सारा लैमिनर फ्लो के अंदर होना चाहिए. अपने यहाँ कहीं नहीं है एक्चुअल में, वो नीकू में तो जगह. पीडियाट्रिक सेट्स है मैम, पीडियाट्रिक सेट्स बॉटल्स नहीं है मैम. बॉटल्स कहीं मार्केट में भी नहीं मिल पाती हैं वो, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है. So how can we make it better if we don't have those laminar flow cabinets in our setup? मैम सिंपल सा है, एसेप्सिस ग्लव्स पहन के करते हैं जैसे नीकू में है कि आप जब अटैच कर रहे हैं तो वहां स्प्रिट से साफ कर लीजिए. और जैसे हम लोग यहाँ जैसे एंटीबायोटिक्स की भी बॉटल भी खुलती हैं तो न्यूबॉर्न में तो काफी टाइम तक वो चल जाती हैं, तो पूरा स्टेराइल उससे हर प्रिक में आपको वो करना है, छोड़ना नहीं है, और मिनिमल टच वाली प्रोसेस को करते So हैं. these are few things which we know and we are practicing already, but still we would like to reinforce. पहली चीज जैसा कल डॉक्टर श्रुति ने भी बताया था कि मल्टी डोज वायल्स दे आर नॉट एक्चुअली रिकमेंडेड. आइडियली जो हमारा छोटा अगर हमको बॉटल मिल सकता है तो दैट इज द बेस्ट, नथिंग लाइक दैट. कारण क्या है कि आप 500 ml के बॉटल से आपको 50 ml 10 बच्चों में देना है मान लीजिए, है ना. तो 50 ml अगर एक बच्चे को देना है और उस बॉटल को आप 10 बार प्रिक करके 10 जगह आप शिफ्ट करेंगे, तो जितनी बार आपने बड़ी बॉटल को प्रिक किया या उससे आपने निकाला ड्रिप सेट लगा करके, उतनी ही बार उसमें इन्फेक्शन एंटर होने के चांसेस बढ़ गए. जितना उससे फ्लूइड बाहर आएगा उतनी एयर भी अंदर जाएगी. तो एयर इज नॉट स्टेराइल एंड दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट लमाइनर फ्लो कैबिनेट्स. कि अगर आप लमाइनर फ्लो कैबिनेट के अंदर रख के उस चीज को कर रहे हैं, then this is good, then this is acceptable to some extent. कारण
क्योंकि लमाइनर फ्लो के अंदर का जो एनवायरमेंट है, उसके अंदर का जो एयर क्वालिटी है, दैट यू कैन रिलाई ऑन, दैट यू कैन ट्रस्ट ऑन, है ना, दैट इज रिलेटिवली क्लीन, उसको आप रेगुलेट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर हम ऐसे ही अपने नर्सिंग स्टेशन पे रख के और फिर उसको छोटा छोटा बॉटल्स में शिफ्ट कर रहे हैं, तो दैट माइट बी वन वेरी बिग रीजन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन टू द नियोनेट्स। तो उस समय पर जो एसेप्सिस है उसका हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर हमको उसको 1 into 5, 6, 7 बॉटल्स शिफ्ट भी करना है तो हर बार उसका आपका जो बॉटल है उसको क्लीन करेंगे, हर बार आपके हैंड्स क्लीन होना चाहिए, हर बार आपके फ्रेश ग्लव्स होना चाहिए, स्टेराइल ग्लव्स, है ना, दैट एरिया शुड बी स्टेराइल वेयर यू आर परफॉर्मिंग ऑल दिस। सो यू हैव टू बी रियली रियली वेरी कॉशियस, अदरवाइज दैट स्मॉल थिंग कैन lead to a very fatal kind of infection to neonate. ठीक है, तो I hope you agree with me. So as far as possible, procure base solutions in pediatric packings and मतलब उनको smaller aliquots में transfer करना is not recommended, but still अगर फिर भी ऐसा है तो dedicate clean area to prepare IV infusions. उसके लिए हम एक clean अपना area उसको dedicate कर सकते हैं, जहां हम कोई कागज नहीं रखें, कोई अपनी फाइल नहीं रखें, कोई अपना पेन नहीं रखें। सो दिस इज दिस स्मॉल थिंग कि हाथ में पेन है, पेन वहीं रखा और वहीं काम करने लगे। नो, दैट पेन कैन ऑल्सो एक्ट एज अ कैरियर फॉर इन्फेक्शन। सो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट प्लीज। ओपीडी में क्या करें? ओपीडी भी एक स्पेशल सिचुएशन है। अब ओपीडी में तो हर प्रकार के पेशेंट चले आ रहे हैं, जब एंटर हो रहे हैं हमें पता ही नहीं है कि क्या है। तो जो हमारा ओपीडी है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर एन इल पेशेंट सीकिंग हॉस्पिटल केयर, एंड दिस इज रजिस्ट्रेशन डेस्क ऑफ ओपीडी। तो यहाँ पर जो ट्रांसमिसिबल इलनेस है उनका रिकॉग्निशन और इन्फेक्शियस जो पेशेंट्स हैं उनको प्रॉपर एरिया में मूव कराना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दो आई नो इट इज नॉट पॉसिबल इन आवर सेटअप, लेकिन फिर भी कोविड के टाइम पर ये चीज काफी की गई, ट्राइएज किया गया, पेशेंट्स को एजुकेट किया गया। तो उसी प्रकार से ट्राइएज करके रजिस्ट्रेशन डेस्क जो हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उनको हम ट्रेन कर सकते हैं कि कैसे हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही पेशेंट्स को सेग्रीगेट करके उनको डिफरेंट एरियाज में डायरेक्ट कर सकें। नेक्स्ट प्लीज। साइनेज पोस्टर्स लगा सकते हैं, वहां पर कुछ ग्लास शील्ड्स लगा सकते हैं, जो रेस्पिरेटरी वेटिंग एरिया है उसको अलग बना सकते हैं। तो ये सब हमने अभी कोविड में किया ही है। फिर बिन विद लिड फॉर डिस्कार्डिंग यूज्ड पेपर टिश्यूज, जैसा कि कल मैडम ने भी बताया था कि आपने टिश्यू तो यूज किया लेकिन उसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया, सो दैट इज अगेन एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट प्लीज। इमरजेंसी केयर में हम आईपीसी कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो इमरजेंसी इज अ बिजी प्लेस जहां पर बहुत ज्यादा टर्नओवर है पेशेंट्स का। पेशेंट्स एडमिटेड थ्रू द इमरजेंसी आर सिकर, एंड उनमें रिस्क रिकॉग्निशन और डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउएवर उसके लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड डेटा होता है और वो डेटा इज कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग। पेशेंट जब आया हमें उसका पूरा क्लिनिकल प्रोफाइल नहीं पता होता है, आने पे बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। एज वी मूव अहेड with the workout of the patient, then only we get more and more information. तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस तो करना ही करना है। कुछ जो भी हमको प्राइमा फेसी पीपीई इंडिकेशंस मिलते हैं, उन इंडिकेशंस के हिसाब से हमको ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस भी वहां पर यूज करना है। नेक्स्ट प्लीज। डायलिसिस यूनिट, अगेन यहाँ पर भी हैंड हाइजीन और एनवायरमेंटल क्लीनिंग इज द इंस्ट्रूमेंटल थिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेटरी हाइजीन, एटिकेट्स, patient and staff should be vaccinated for hepatitis B according to national immunization program. तो ये तो खैर यहाँ पर इन्होंने लिखा जरूर है कि सिर्फ डायलिसिस यूनिट्स में ऐसा हो, but this is recommended for each and every healthcare worker. तो again one more take home message from this workshop is if somebody is not immunized yet, तो वो यहाँ से जाकर के अपना hepatitis B का vaccination जरूर करा लें complete, है ना? I think there is someone from medicine among us. Some consultant from medicine? No. Okay. नहीं, मेडिसिन से एक कंसल्टेंट थे हमारे साथ, अंकित। ओके। तो एनीवे,
तो रीयूज एंड रीप्रोसेसिंग ऑफ डायलाइजर सी मस्ट सेट मस्ट फॉलो ऑल एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स. तो अगर जो भी हम चीजें रीयूज कर रहे हैं उसमें सारा का सारा थॉरो डिसइंफेक्शन डिकंटामिनेशन ऑफ दोज थिंग्स आर रिकमेंडेड. आईपीसी बंडल्स जो कि अभी डॉक्टर कुमकुम बाद में बात करेंगी, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है. इसके अलावा केयर ऑफ पेशेंट्स विद एचसीवी एंड एचआईवी रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू एनवायरमेंटल आईपीसी प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग equipment disinfection. This equipment disinfection is very important for prevention of these infections. यहाँ सिर्फ HCV और HIV क्यों लिखा है? Can anyone tell me? Why not HBV? B भी तो ब्लड से ट्रांसमिट होता है. When we say transfusion transmitted infections, we talk about 3 infections जो instantly हम बोलते हैं, HIV, HBV, HCV. सब लोग को मालूम है ना ये चीज? तो इस लाल बॉक्स में HBV को क्यों छोड़ दिया? Is it a typing mistake or is it deliberate? Is it so? For omitting this here, I'm simply talking in context of this red box. मैंने अभी 1 मिनट पहले क्या बोला? Take home message. Yes, we do have a vaccine for hepatitis B. So that is vaccine preventable. तो हम अगर वैक्सीन ले लेते हैं तो हम एचबीवी को एक बार को भूल सकते हैं, उसके बारे में चिंता करना छोड़ सकते हैं. लेकिन एचआईवी और एचसीवी के लिए हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है. सो प्रिवेंशन इज द ओनली प्रोफाइलैक्सिस, राइट? सो दैट इज व्हाई दिस बी हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम दिस. तो यहां पर आपका इक्विपमेंट डिसइंफेक्शन और आईपीसी प्रैक्टिसेस आर द ओनली मीन्स टू prevent from, to protect from HIV and HCV. Next please. Immunocompromised patients जो हैं, जैसे transplant patients हैं, उनमें भी this is just a repetition of all this. तो protective isolation, use of appropriate PPE. इनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इम्यूनिटी है नहीं, स्टीरॉइड्स पे हैं, उसके अलावा जीसी अपना पुअर है, उनका इम्यून सिस्टम अपने आप में काम नहीं कर रहा है. तो इवन जो सिंपल, जो कल ममता मैडम ने बात की थी कि एंडोजीनस इन्फेक्शन और एक्सोजीनस इन्फेक्शन. व्हाट इज एंडोजीनस इन्फेक्शन? जो अपने ही बैक्टीरिया अपने ही अंदर इन्फेक्शन कर दें. तो अपने ही बैक्टीरिया अपने ही अंदर इन्फेक्शन क्यों करेंगे भाई? इम्यूनिटी कम भी हो सकती है और जो उनका नॉर्मल साइट है वहां से कोई एबनॉर्मल साइट पे पहुंच जाए. स्किन का फ्लोरा ब्लड में पहुंच गया है ना, गट का फ्लोरा यूरिन में पहुंच गया. तो दैट इज हाउ दे आर नॉट नेटिव टू दैट प्लेस. वो उनका अपना घर नहीं है, उनका घर इज स्किन में दे आर कंफर्टेबल, स्किन इज कंफर्टेबल विद देम. पर ये बैक्टीरिया अपने घर से बाहर हुआ मतलब ब्लड में चला गया, तो है तो हमारा ही लेकिन दूसरी जगह पहुंच गया. तो एंडोजीनस इन्फेक्शन. तो क्योंकि ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, बार बार कुछ ना कुछ इंसर्शंस हो रहे हैं, बार बार कुछ ना कुछ डिवाइसेस हम लोग यूज कर रहे हैं, आईवी कैथेटर्स भी हैं, सेंट्रल लाइंस भी हैं, यूरिनरी कैथेटर्स भी हैं, तो वो अलग से आपका रिस्क बढ़ा रहे हैं. इन सब के साथ, इंसर्शन के साथ में जो कमेंसल फ्लोरा है उसके दूसरी जगह एंटर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. पेरिनियल फ्लोरा यूरिन में चला जाएगा, यूरिनरी ट्रैक्ट में, है ना. स्किन फ्लोरा ब्लड में चला जाएगा. सो दैट इज व्हाई वी टॉक अबाउट क्लैप्सी एंड कॉटी. That is catheter associated urinary tract infections and central line associated bloodstream infections. Or for that matter, any kind of foreign catheters. जैसे छोटे बच्चों में आपका हाइड्रोसिफिलिस जब होता है तो क्या करते हैं? शंट डालते हैं, वीपी शंट. तो that is also, that might act as vehicle कि स्किन का जो फ्लोरा है वो ब्रेन में चला जाए, एब्डोमेन का जो फ्लोरा है वो आपका ब्रेन में चला जाए. वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट है ना. तो जब जिस जगह वो नॉर्मल रहता है वहां से वो दूसरी जगह चला जाए, उसके लिए वो जगह नहीं है, वहां जाकर के वो इन्फेक्शन कर सकता है. दैट इज एंडोजीनस इन्फेक्शन. तो इन ट्रांसप्लांट इन्फेक्शंस, ट्रांसप्लांट के केसेस में ये इन्फेक्शंस ज्यादा कॉमन है, दे आर मोर कॉमन.
तो अच्छा, दूसरा एक और प्रॉब्लम क्या है इन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के साथ में, इन्फेक्शन हुआ सो हुआ, लेकिन क्योंकि बहुत सारे साइन सिम्टम्स जो जनरेट होते हैं दे आर पार्ट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, तो इम्यून रिस्पॉन्स है नहीं तो क्लिनिकल साइन सिम्टम भी नहीं मिलेगा, इन्फेक्शन हो गया आपको पता ही नहीं चलेगा, बुखार ही नहीं आया, हाइपरथर्मिया नहीं हुआ, तो पहले ही पेशेंट डल लेटा हुआ है, उसी डलनेस में आपको समझ ही नहीं आया कि उसको इन्फेक्शन भी हो गया। आई थिंक यू वुड अग्री विद मी। तो साइन सिम्टम्स नहीं मिलते, क्लिनिकली हम समझ नहीं पाते, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है उसको, वही हालत इन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स की हो जाती है। तो दैट इज हाउ दे आर वेरी स्पेशल पॉपुलेशन एज फार एज इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रैक्टिसेस आर कंसर्न्ड। तो इनमें हमको इन आईपीसी प्रैक्टिसेस को बहुत ज्यादा मेटिकुलसली, बहुत ज्यादा केयर के साथ, बहुत ज्यादा डिलीजेंटली डिलीवर करना है। और दूसरा जो फीवर है वो फीवर नॉन इन्फेक्शियस कंडीशंस के कारण भी हो सकता है, तो इन्फेक्शन से तो फीवर हुआ नहीं, नॉन इन्फेक्शियस कारण से फीवर हो गया, ग्राफ्ट रिजेक्शन हो रहा है, तो दैट इज हाउ दे आर जस्ट जम्बल्ड अप काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। किसी भी चीज को समझना, गायनी में पेशेंट आया, उसको फीवर आया, आपको समझना बहुत आसान है कि भाई कहीं ना कहीं उसको इन्फेक्शन हो रहा है। मेडिसिन में एक नॉर्मल पेशेंट आया, उसको आपने आईवी कैथेटर लगाया और उसके बाद में उसको फीवर आने लगा, समझना बहुत आसान है कि भाई उसको ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो रहा होगा। लेकिन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो आपके कीमोथेरेपी पे पेशेंट्स हैं, रेडियोथेरेपी पे पेशेंट्स हैं, उनमें ये चीज को समझना बहुत कठिन काम है। सो नेक्स्ट प्लीज। फिर हमारी जो क्लिनिकल लेबोरेटरीज हैं उनमें भी हमको बहुत सारे इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस अप्लाई करना होते हैं क्लिनिकल लेबोरेटरीज में। तो इनमें लेबोरेटरी डिजाइन इंपॉर्टेंट है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस इंपॉर्टेंट हैं, बायोसेफ्टी एंड बायोसिक्योरिटी। बायोसेफ्टी इज सेफ्टी फ्रॉम बायोलॉजिकल एजेंट्स एंड बायोसिक्योरिटी, जो हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरिया हमको लैब में मेंटेन करने होते हैं, उनको हमको सिक्योर्ड भी रखना है कि वो वहां से कहीं स्प्रेड नहीं हो जाए। So we need to talk about biosecurity as well. लेबोरेटरी ड्रेस कोड होना चाहिए, गुड पर्सनल हैबिट्स होने चाहिए। गुड पर्सनल हैबिट्स तो खैर इट्स एप्लीकेबल टू एवरीवन। लाइक देयर आर मेनी पीपल, उनका आदत है पेन लिया और कान में डाला, या पेन पेंसिल मुंह में रखने का आदत होता है। दिस इज अ वेरी कॉमन हैबिट। सो ऑल दीज प्रैक्टिसेस शुड बी स्टॉप्ड, शुड बी बैंड। अगर कोई पड़ोसी कर रहा है तो भैया पेन मुंह में मत डालो, इसके साथ तुम स्यूडोमोनाज खा रहे हो। तो अगली बार जब से अगर आप इसको अपना एक ऐसा सेंटेंस बना लोगे तो अगला अपने आप ही डर जाएगा कि भैया स्यूडोमोनाज नहीं खाना है, हमको स्यूडोमोनाज को कान में नहीं ले जाना है, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स, इट्स जस्ट नॉट स्यूडोमोनाज, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, बट दैट कैरीज अ सिग्निफिकेंस विद इट। फिर प्रॉपर रिस्क असेसमेंट होना बहुत जरूरी है कि हम कोई प्रोसीजर अगर करने जा रहे हैं तो उसमें क्या रिस्क हो सकता है। और सबसे ज्यादा रिस्क असेसमेंट हम जब करते हैं तो सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस एंड नीडल स्टिक इंजरीज, स्पिल्स, तो ये सब चीजें जितनी वार्ड में एप्लीकेबल हैं उतनी ही लैब में भी एप्लीकेबल हैं। गुड हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस इन लेबोरेटरीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। नेक्स्ट प्लीज। फिर एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स के दौरान भी हमको कुछ आईपीसीज को अडेप्ट करना होता है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये वही चीज है जो हम बार बार बात कर रहे हैं, कौन रिस्क पे है। एक पेशेंट है जिसको कि कोई प्रॉब्लम है, उससे ऊपर आपका हाउसकीपिंग स्टाफ, डॉक्टर, दूसरे पेशेंट्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, एवरीबडी इज एट रिस्क। और उन लोगों से आपके बाकी लोग, फैमिली, दूसरे पेशेंट्स और दूसरे आपके कलीग्स, दे आर ऑल एट रिस्क। नेक्स्ट प्लीज। सो अल्टीमेटली इट बिकम्स एवरीवन, एट द एंड ऑफ इट इज एवरीवन। Then during epidemics and pandemics, HCFs play a critical role in national and local responses to emergencies. Or HCF means healthcare facilities. They may amplify an epidemic by spreading the infection to patients, staff and visitors. जो हमने बात की वो एम्पलीफायर का काम कर रहे हैं, क्योंकि एक उस प्रकार के बहुत सारे लोग वहां पर एक जगह पर क्लस्टरिंग है, जिससे कि उसका स्प्रेड बहुत आसान हो जाता है। तो अप्रोप्रिएट मेजर्स लेना है हमको। HICC एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट का इसमें मेजर रोल है टू रिवाइज द हॉस्पिटल्स IPC प्रोटोकॉल्स। एडिशनल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स में बी रिक्वायर्ड टू कूप विद द स्पेसिफिक नेचर ऑफ एन एपिडेमिक।
और इसके अलावा हमारे पास एक एपिडेमिक एंड पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस प्लान होना आवश्यक है. नेक्स्ट प्लीज. सो आईपीसी रिस्क कम्युनिकेशन ड्यूरिंग एपिडेमिक्स एंड पैंडेमिक्स. तो हमारा जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है उसको इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन इशू करना होंगे. जैसे कोविड के टाइम पे हुआ, सब प्रोटोकॉल्स आए, गाइडलाइंस आए, कैसे डॉक्टर्स को एंटर होना है, कैसे नर्सिंग स्टाफ को एंटर होना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है. सो दे आर ऑल स्पेशल प्रिकॉशंस ड्यूरिंग एपिडेमिक और पैंडेमिक. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन ऑफ रिस्क. ऐसा नहीं कर सकते हम कि आपको भेज दें बिना रिस्क एक्सप्लेन किए, या फॉर दैट मैटर no one can be compelled to do duty in an environment without risk explanation. Risk explanation से जो उस infection को acquire करने का risk है वो minimize हो जाता है, because then we can use appropriate precautions. It does not mean कि वो काम नहीं करना है. It means कि वो काम with appropriate precautions करना है. सभी ने किया है कि कोविड के पेशेंट को नहीं छूना है या नहीं जाना है, ऐसा तो कोई कंडीशन हमारे पास था ही नहीं, लेकिन जाना है विद ऑल काइंड ऑफ अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस. तो पेशेंट केयर भी है और हमारी सेफ्टी भी है. जी अच्छा, ओके, आई थॉट देयर इज सम क्वेश्चन. तो नेक्स्ट प्लीज. So this is all about this presentation. इसमें हमने बात की स्पेशल सिचुएशंस की कि कैसे हम आईपीसी प्रैक्टिसेस सर्जिकल यूनिट में, मैटरनल यूनिट्स में, डायलिसिस यूनिट्स में एंड आईसीयूज में, ओपीडी में, एपिडेमिक के दौरान हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट ऑल दिस. सो इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस आई वुड बी हैप्पी टू टेक इट.